नमस्कार साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्लास में केमिस्ट्री की। तो अभी तक आपने देखा होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चंस चल रहे हैं और हमको 8000 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। ये क्वेश्चंस 10-12 साल से बराबर आ रहे हैं। जो इस चैनल पर नए हों, वो देख लें कि ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और जिन्होंने अभी तक पिछली क्लास ना की हो, वो पिछली क्लास पढ़ लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और शेयर भी करें। ओके, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्लास को पूरा ज़रूर देखें, जो भी इस क्लास को देख रहे हों। इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या आबंध बनाने में भाग लेते हैं नाइट्रोजन के? तो वो 3 लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिबंध त्रिबंध बनता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिवर्तनीय संयोजकता किससे दर्शाते हैं? तो संक्रमण तत्वों से दर्शाते हैं परिवर्तनीय संयोजकता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संक्रमण तत्वों से। सहसंयोजित बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर बल कमजोर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, इंटरमोलिक्यूलर बल कमजोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध होते हैं। तो बने बंध बहुत ही दुर्बल यानी कमजोर होते हैं। तो बहुत ही कमजोर होते हैं बड़े परमाणु तत्वों से बने बंध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए, मतलब किस कोष को प्राप्त कर सकें? तो वह बाह्यतम कोष को प्राप्त कर सकें। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसमें मौजूद होते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाह्य कक्षा में मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में मौजूद संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है? तो आयनिक यौगिक का गुणधर्म कौन सा है? तो वो आपका, क्योंकि इसमें क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है, इसलिए आयनिक यौगिक का गुणधर्म ये है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, ठोस होते हैं, ये कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। आयनिक यौगिक जो होते हैं ठोस, कठोर और भंगुर होते हैं। क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? तो एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि अपचयन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपचयन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इसका ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन त्याग करने की प्रक्रिया, ये सही है। ऑप्शन नंबर ये डी कथन आपका सही है। दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ का चयन कीजिए। तो ये अभिक्रिया दी हुई है और इसमें कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीकृत होता है? तो वो है ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ है Fe। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन और आयरन का इसमें ऑक्सीकृत किया गया है तो Fe का ऑक्सीकरण हुआ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिक्रिया ये दी हुई है
तो इसमें अभिक्रिया में Mg क्या है उसने पूछा है। तो Mg आपका ऑक्सीकारक अपचायक कर्मक है। Mg मैग्नीशियम आपका अपचायक कर्मक है इसमें। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है, दी गई अभिक्रिया में अपचायक के रूप में कार्य करता है, तो वो कौन करता है अपचायक के रूप में। तो इस अभिक्रिया में कौन कर रहा है अपचायक के रूप में कार्य। तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड ये अपचायक के रूप में कार्य करता है। दी गई अभिक्रिया में निम्न में से किसका अपचयन होगा। तो इस अभिक्रिया में किसका अपचयन होगा। तो वह आपका जिंक का अपचयन हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिंक का अपचयन हो रहा है। अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो अपचयन के संबंध में इनका कथन इलेक्ट्रॉन त्यागना, ये कथन गलत है। इलेक्ट्रॉन त्यागना अपचयन के संबंध में कथन गलत माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आभूषणों के धूमिल होने एक उदाहरण है। तो आभूषणों के धूमिल होने ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई अभिकारक किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह किस प्रक्रिया से गुजर रहा है। तो वह ऑक्सीकरण प्रक्रिया से गुजर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया से गुजर रहा है। किसकी क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। तो किसकी प्रक्रिया द्वारा। तो ये अपचयन की क्रिया द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभिक्रिया दी हुई है, इसमें कौन सा कथन सत्य है ये देखना है। तो ये जिंक का अपचयन हो रहा है। हाँ, जिंक का अपचयन हो रहा है। कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। जिंक का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। कार्बन का अपचयन नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीकरण ग्रहण करता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो वो ऑक्सीकृत हुआ कहा जाता है। ऑक्सीकृत हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकृत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो ये अभिक्रिया दी हुई है, तो इसमें किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो वो केवल कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है इसमें। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है। तो जिंक से जिंक आयन का निर्माण ऑक्सीकरण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2 कार्बन मोनोऑक्साइड CO और C द्वारा इनमें से किस तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता है। तो वो है कैल्शियम का। कैल्शियम का अपचयन नहीं किया जा सकता है। Pb का, Fe का, Cu का, तीनों का अपचयन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी रासायनिक जाति ऑक्सीकृत हो रही है। तो निम्न रासायनिक अभिक्रिया में
रासायनिक जाति ऑक्सीकृत हो रही है, तो वो है आपकी H2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा H2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में दोनों होते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो इसमें पूछा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो देखो, ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। जैसे उसने दिया है Cu प्लस Zn इज इक्वल टू Cu प्लस Zn, तो 2 प्लस है Zn, तो Zn का इसमें हो रहा है और Cu का इसमें हो रहा है अपचयन, और Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये तीनों सही हैं और ये अभिक्रिया नहीं है फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है जो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया दी हुई है, तो इसमें किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का CO2 का, कार्बन मोनोऑक्साइड CO का ऑक्सीकरण हो रहा है इसका। नेक्स्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने मुख्य कारण वसा और तेलों का किसके कारण होता है? तो वसा और तेलों का वो ऑक्सीकरण है। क्या है? खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आती है, तो मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण के कारण दुर्गंध आती है। ये अभिक्रिया दी हुई है, तो उपरोक्त अभिक्रिया में क्या हो रहा है? तो इसमें SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? तो H2O2 किसके रूप में कार्य कर रहा है? तो एक अपचायक के रूप में ये कार्य कर रहा है, H2 और O2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है इस अभिक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका PbO2 4HCl, ये अभिक्रिया दी हुई है, इसमें ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ है, इसमें ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, ये ऑक्सीकृत हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जेईई में देखो क्वेश्चन आया हुआ था। निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है? तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है। क्या है? एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। क्या होती है? ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? इसमें से कौन सा एजेंट है जो पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? तो वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये बहुत अच्छा है शुद्धिकरण के लिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है, तो वो दहन करती है। दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी भी और प्रकाश दोनों प्रदान
करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है कह रहा है। तो अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं। क्या होते हैं? अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, वो रेडॉक्स अभिक्रिया में होते हैं। किसमें होते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन भी होता है और ऑक्सीकरण भी होता है। अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो अभिक्रिया के संबंध में इनमें से आपका सी, ए भी कथन गलत है और बी भी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयन हो रहा है, ये गलत है। लेड अपचयन होता जा रहा है, ये भी गलत है। कार्बन का उपचयन होगा और लेड ऑक्साइड अपचयन हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों गलत हैं। निम्न तत्व में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है? तो कौन सा अपचायक कारक नहीं है? तो वो क्लोरीन है, जो एक अपचायक कारक नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन एक कैटायन है? तो वो अमोनियम है, जो एक कैटायन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कैटायन जो है वो अमोनियम है। परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? तो परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति यौगिक का वास्तविक आवेश, ये प्रदर्शित करती है कि आवेश वास्तविक आवेश है या नहीं यौगिक में, वही परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति प्रदर्शित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो तांबे से अधिक अभिक्रियाशील है? तो तांबे से अधिक अभिक्रियाशील है तो वो जिंक है। जिंक ये तांबे से बहुत अधिक क्रियाशील है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनाता है? तो लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, जो NaOH, इसका सूत्र होता है NaOH। ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड विद्युत अपघटन द्वारा ये उत्पाद बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है? तो तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है, तो ऐसा कौन सा तत्व है? वो Ag है। Ag तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है। जिंक अभिक्रियाशील है, Fe है, Pb है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? तो ऐसा कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम जो है ये सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रॉक्साइड निर्मित होता है? तो किस जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप? तो वो NaCl सोडियम क्लोराइड है, जो इसके विद्युत अपघटन के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रॉक्साइड निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इनमें से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही क्रम है? अवरोही होता है घटता हुआ क्रम और आरोही होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो इनमें से कौन सा है? तो कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम बड़ा अभिक्रियाशील है। फिर उससे कम अभिक्रियाशील एल्यूमिनियम, उससे कम कॉपर है, उससे कम Hg पारा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे कम है? तो इनमें से सबसे कम क्रियाशीलता सोना की है। अभिक्रियाशीलता सबसे कम सोना की है। पोटेशियम की जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है वो है पोटेशियम। इसके नीचे फिर होता है सोडियम, फिर है Hg, फिर है Ag, फिर इसके Ag के बाद है Au यानी गोल्ड। तो सबसे अधिक क्रियाशील है पोटेशियम। पोटेशियम, सोडियम, Hg और Ag और Au। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील है? तो चांदी की तुलना में कम अभिक्रियाशील है आपका ऑप्शन नंबर बी Au। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके।